तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय हो गया मैंने आपको इंट्रो नहीं सुनाया। सोचा कि शायद डायरेक्ट कहानी सुनाने से आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, मगर आपके कमेंट्स सुनकर मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ दोबारा करनी चाहिए, ताकि दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी की जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने 10वीं में डिसाइड किया था कि मुझे जेईई करना है। साथ ही मेरी 2 बहनें भी हैं जो कि जुड़वा हैं। उनमें से एक ने डिसाइड किया कि उसे एनआईटी करना है। 10वीं के एग्ज़ाम के बाद हम दोनों कोटा आ गए प्रिपरेशन की तैयारी करने के लिए। उस वक्त हम दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे, पर हॉस्टल में मेरी बहन को हेल्थ प्रॉब्लम होने लगा। इसके चलते हम दोनों ने 2 महीने बाद ही हॉस्टल छोड़ दिया, जिसके बाद हम दोनों विज्ञान नगर में रहने लगे, एक किराए के फ्लैट में। शुरुआती 1-2 महीने सब कुछ ठीक रहा, पर जब हम दोनों दिवाली के लिए अपने घर चले गए केवल 10 दिनों के लिए, तब उस वक्त फ्लैट पे ताला लगा हुआ था। लेकिन नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम वापस आए तो अंदर घुसते ही कुछ अजीब सा लगा। पर हमने इस चीज़ को इग्नोर किया और अपने प्रिपरेशन में लग गए। इसके बाद 1-2 दिन सब कुछ ठीक रहा, पर 1-2 दिन के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। जब हम रात को चुपचाप सोते थे तो गैलरी में से किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। हमने सोचा कि ठंड का महीना है, शायद किसी की आवाज़ गूंज रही होगी, क्योंकि कंबल से बाहर जाने का मन नहीं करता है। लेकिन रात को अचानक किचन से बर्तनों की आवाज़ आने लगी। उस वक्त थोड़ा डर सा लगा, लेकिन हमने सोचा कि शायद कोई बिल्ली भी हो सकती है, इसीलिए हम चुपचाप वापस सो गए। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें एक बार होती तो समझ में आता है, लेकिन जब ये चीज़ें बार बार होने लगी तो मन में डर बढ़ता गया। कई बार तो दूसरे कमरे में बुक्स बिखरी मिलती, देखकर ऐसा लगता था कि शायद किसी ने उसको पढ़ा है। लेकिन दोस्तों, एक रात की बात है, जब हम सो रहे थे तो अचानक ट्यूबलाइट ब्लास्ट हो गई, जिसके बाद हम एकदम से उठे। हम इधर उधर देख ही रहे थे कि तब ऐसा लगा कि जैसे कोई हॉल की तरफ भागा हो। सच कहूं तो उस वक्त हमें बहुत डर लगा। ऐसा लगा मानो कुछ समझ में ही नहीं आया। जैसे तैसे हम सो गए। दोस्तों, इसके बाद अगली रात मैंने देखा कि रात के 3 बजे के आसपास मेरी बहन अचानक उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैंने उसे आवाज़ दी तो बिना कुछ बोले वो वापस आकर सो गई। उस वक्त मेरी ऐसी हालत थी, शायद मैं कुछ उससे पूछ नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर भी उतना ही डर था जितना कि मैं इतने दिनों से झेलता आ रहा था। पर खैर, सुबह जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि गेट पर किसी ने नॉक किया था, वो भी 1 नहीं बल्कि 3 बार, और उसे ठीक कोई हॉल में बैठा दिखा था। वो उस वक्त उसके पास जाना नहीं चाहती थी, पर वो होश में ही नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप उसके पास जा रही थी। दोस्तों, हमने लैंडलॉर्ड से भी इस बारे में बात की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके ठीक 3 दिन के बाद मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैं रात को सोते टाइम उर्दू में कुछ बोल रहा था। मैं ठीक एक ही लाइन उर्दू में बार बार बोले जा रहा था, जबकि दोस्तों मैं एक ब्राह्मण लड़का हूं, मुझे जरा सी भी उर्दू नहीं आती। लेकिन दोस्तों, सुबह उठने के बाद जब हमने गूगल किया तो वो लाइन कुरान की थी, और तो और मैंने वो पहली बार ही सुनी थी। नहीं मालूम कि मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकले। खैर, जब चीजें बढ़ने लगी तो मैंने अपने पड़ोसियों से पता किया। तब जाकर कहीं पता चला कि हमारे इस फ्लैट में आने से पहले एक मुस्लिम लड़का रहता था। वो भी एनआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। स्टडी में प्रेशर आने के कारण उसने उसी फ्लैट की गैलरी से सुसाइड कर लिया था। नहीं मालूम, शायद हो सकता है कि ये सब वही कर रहा होगा। बाकी सब कुछ पता चलने के बाद हमने 2 दिन में ही फ्लैट चेंज कर दिया।
बस तब से हमारे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अभिनव की कहानी। वाकई कहानी में दम तो था। बाकी आपको जिस चीज़ों के बारे में पता चला, शायद ऐसा किसी किसी के साथ होता होगा। पर खैर, आपको ये कहानी जैसी भी लगे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको हमारी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं महेश सर की सब्सक्राइबर हूँ और उनकी कहानियाँ रोज़ सुनती हूँ। और तो और मैंने इनकी हर कहानियाँ सुनी है। इसी के चलते मैं भी आपको एक कहानी भेजना चाहती हूँ। ये कहानी मेरे भाई के साथ घटी थी, जो कि एकदम सच्ची घटना है। दोस्तों, आज से 15 साल पहले हमने एक खेत खरीदा था और वहीं पर रहते थे। वहाँ के कई लोग कहते थे कि उन्होंने यहीं आसपास में एक विशालकाय बैल को कई बार देखा है, लेकिन हमने वहाँ कभी कुछ नहीं देखा। ऐसे ही एक दिन मेरे दोनों भाई यहीं पड़ोस में बैठकर रात को देर तक बातें कर रहे थे। उन्हें वापस आने में रात के 2 बज गए और ठीक जब वो घर आ रहे थे तभी उनको लगा कि कोई उनके पीछे आ रहा है। ऐसा बार बार एहसास होने पर मेरे बड़े भाई ने जब पीछे देखा तो वो देखता है कि उनके पीछे कोई जानवर ही था, जो कि दिखने में काफी बड़ा था। उसे देखकर उन दोनों ने बड़ी ही तेज की दौड़ लगाई। जब तक वो घर पहुंचे तब तक उनको लगा कि उनके पीछे पीछे कोई दौड़ रहा था। पर खैर, वो घर पहुंचने के बाद चुपचाप सो गए। डर इतना ज्यादा था कि सुबह उठने के बाद उन्हें बुखार आ चुका था। जब माँ ने दोनों से पूछा तब उन्होंने सब कुछ बताया। इसके बाद मेरी माँ उन दोनों को हमारी देवी की विभूति लगाई, तब जाकर कहीं उनका बुखार ठीक हो गया। और तो और तभी से वो रात को देर तक बाहर नहीं जाते। साथ ही दोस्तों, ऐसे ही मेरे पास बहुत सी कहानियां हैं जो कि मेरे भाई की है। और अब आगे की कहानी भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम दक्ष है और मैं गुजरात से हूं। यह कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाले एक मामा की है। जबकि अब कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे बीच बोलना थोड़ा कम हो चुका है। हमारे खेत पूर्व पश्चिम है और मामा खेत के पास ही रहते हैं। एक दिन बातों बातों उन्होंने बताया कि हम दोनों के खेत वाली जगह कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो एक दिन रात को अपने घर के नज़दीक खेत पर सो रहे थे। सोते वक्त ठीक रात के 1 या 2 बजे उनको किसी ने पत्थर मारा। जब उन्होंने आंख खोलकर देखा तो सामने पत्थरों की बरसात जैसी उनकी तरफ चली आ रही थी। लेकिन दोस्तों, वो पत्थर उन तक आते आते अचानक बीच में रुक गए और सारे के सारे पत्थर नीचे जमीन में बिखर गए। इसके बाद उन्हें किसी लड़की की आवाज भी सुनाई दी, जो कि उनसे ये कह रही थी कि ये मेरी जगह है, यहां दोबारा सोने की गलती मत करना। तब से लेकर अब तक वो वहां पर नहीं सोए। ठीक मेरे पिताजी बताते हैं कि खेत पहले मामा के भाई को लेना था, लेकिन वो हमने ले लिया। शायद इसीलिए ही ये सब हो रहा है, ताकि हम खेत छोड़कर चले जाएं। लेकिन कुछ तो है यहां, कभी फसल अच्छी नहीं होती, पर जब फसल अच्छी होती है तो लगता है कि ये तो हमें माला माल कर देगी। लेकिन जब उनकी कटाई होती है तो वो लगभग आधी से भी कम हो जाती है, क्योंकि उनमें कुछ फसल बहुत खराब हो चुकी होती है। लेकिन पर दूर से देखने में ऐसा लगता है कि पूरा खेत हरियाली से भरा है। सब कुछ चीजों से परेशान होने के बाद जब उन्होंने ये बात एक पंडित को बताई, तब जाकर उन्होंने कहा कि आपके खेत में 8 देवों या देवियां जमीन के अंदर है, जो कि शायद आपको थोड़ा थोड़ा तो परेशान करेंगी, पर फिक्र मत करो, वो कोई भूत नहीं है, वो भगवान ही है। वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, वो आपको अपने होने का एहसास जरूर कराएंगी। साथ के साथ फसल उतनी होगी जितने में तुम्हारा घर का खर्चा चल जाएगा। दोस्तों, ये सारी बातें बताने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि आपके खेत में कुछ नहीं है, लेकिन आपके खेत के पूरब में सारा इलाका खतरनाक है, क्योंकि आज से कई साल पहले वहां चरण का बसेरा था, जो कि किसी वजह से
वहीं पर मर गए। हो सकता है कि शायद ये सब वही लोग हो, और तो और जो ये जमीन वाले भगवान हैं ये भी शायद उन्हीं के समय के हों। बाकी दोस्तों, आप लोग ही बताएं कि इनमें सच क्या है। आपको ये कहानी जैसी भी लगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू यादव है। यह कहानी 11 नवंबर 2022 की है। मैं बिहार के वैशाली जिला हाजीपुर का रहने वाला हूं। मैं आप सभी के साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। मेरा घर रोड से काफी अंदर की ओर है, जो कि केले के बगीचे से होकर जाता है। साथ के साथ उसी रास्ते में एक कुआं भी पड़ता है। एक दिन मैं कॉलेज से घर की ओर जा रहा था। चलते वक्त रास्ते में मैंने देखा कि उस कुएं के पास एक डंडा और चप्पल कुएं के किनारे पर थे। जब मैं कुएं के पास गया तो एक बूढ़ी औरत उस कुएं में कूदकर मरी हुई थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, आंखें एकदम खुली हुई थी। दोस्तों, जब मैंने ये सब देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं वहां से इतनी जोर से भागा कि जैसे मेरे पैर में रॉकेट लग गया हो। किसी तरह मैं घर पहुंचा। मैंने सबको जोर जोर से बताया। सब सुनकर कुएं की ओर दौड़े। यही नहीं, गांव के लगभग सारे लोग गए। उनके साथ मैं भी वहां पर गया। गांव वाले उस बूढ़ी औरत को देखकर पहचान गए। गांव वालों ने उस बूढ़ी औरत के परिवार वालों को बताया तो उसके परिवार वाले भी आए। इसके बाद उस बूढ़ी औरत के बच्चे को रस्सियों से बांधकर कुएं में भेजा गया। बहुत मेहनत के बाद उस बूढ़ी अम्मा को बाहर निकाला गया। दोस्तों, जो बूढ़ी औरत मरी थी उसने अपने पोते से कहा था। उसके पोते ने गांव वालों को कहा कि उसकी दादी को उसके माता पिता रोज गाली देते थे, काम करवाते थे, और तो और कभी कभी मारते भी थे। शायद इसी वजह से उन्होंने कुएं में कूदकर जान दी है। दोस्तों, गांव वालों ने उस बूढ़ी औरत के बेटे बहू पर FIR कर दिया। वो फिलहाल जेल की तरफ होली है। दोस्तों, दूसरी तरफ बूढ़ी औरत के मरने के बाद उस कुएं के पास एक कुत्ता मरा हुआ पाया गया। हालात इतने खराब हो गए कि शाम होते होते कोई वहां नहीं जाना चाहता था। यह बात 11 नवंबर की शाम 6 बजे की है। ठंड का समय था। मैं उसी केले के बगीचे से होकर आ रहा था। मैंने देखा कि उस कुएं की ओर वही बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लेकर कुएं की ओर सिर करके बैठी थी और रो रही थी। यकीन मानिए, मैं समझ गया था कि वही औरत है। मैंने उस वक्त हाथ में जो कुछ भी लिया था, मैं वो सब कुछ छोड़कर वहां से भागा। और तो और जब ये बात मैंने घर पर बताई तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, वही बूढ़ी औरत शाम होते ही केले के बगीचे में घूमती तो कई लोगों को नजर भी आती थी। ये सब जब कई लोगों के साथ हुआ तब जाकर उनको यकीन हुआ। जब ये बात धीरे धीरे गांव में फैली तब लोगों ने साधु संतों को बुलाकर उस कुएं की पूजा करवाकर उसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया। सच कहूं तो अभी भी मैं उस रास्ते से जाता हूं तो अचानक उस कुएं पर नजर जाती है। अभी भी मुझे बहुत डर लगता है। और तो और रात के समय ऐसे रास्तों से आने जाने में ये कहानी मेरे बुरे वक्त में से एक थी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी गुड्डू यादव की कहानी वाकई लाजवाब थी। न जाने आपको कैसी लगेगी। बाकी आपको इनकी कहानी जैसी भी लगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक मौर्य है। मैं यूपी में आजमगढ़ जिले से हूं। मेरा घर शंकरपुर गांव में है। साथ ही मेरे बड़े भाई की शादी 2009 में आजमगढ़ सिटी में हुई थी। मैंने उस वक्त गांव में 10वीं के बोर्ड के एग्जाम पास किए थे। घर वालों ने कहा कि तुम अच्छे कॉलेज के लिए गांव से दूर आजमगढ़ सिटी में जाओ, क्योंकि गांव का माहौल उतना सही नहीं था। वहां के सारे बच्चे केवल घूमते थे।
कोई भी पढ़ाई उतनी नहीं करता था। पर खैर, मैंने 10वीं के एग्ज़ाम पास किए और मैं शहर की तरफ चला गया। वो जगह मेरे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर थी। फिर मैं शहर रूम के लिए आया। वहाँ पर मैंने मेरे भाई के साले से बोला कि मैं रूम के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसने कहा कि रूम लेकर क्या करेगा। दोस्तों, ये बात 2016 की है। मैं उस वक्त उन्हीं के घर पर रहा, जो कि मेन सिटी से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। उस वक्त उनकी शादी नहीं हुई थी, पर वो उस वक्त ग्राम प्रधान थे और साथ में प्रॉपर्टी डीलर भी। काम के सिलसिले में वो इधर उधर ही रहते थे। वो केवल कभी कभार ही घर आया करते थे। उनके घर में बस माँ अकेली थी, लेकिन उनका घर बहुत बड़ा था। दूसरी तरफ घर वाले सभी मान गए कि तुम वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करोगे, क्योंकि माता जी को भी कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिससे वो बोर नहीं होगी। दोस्तों, मैं अपनी पढ़ाई वहीं से कर रहा था कि उसी बीच मेरी भाभी अपने मायके आई थी। उस वक्त उनकी एक बेटी थी, मात्र 2 साल की। उस टाइम घर का काम चल रहा था। दोपहर का समय हुआ, गर्मियों का मौसम था। सब के सब इधर उधर सोए हुए थे। साथ ही वहां जो काम कर रहे मजदूर, वो भी लेटे हुए थे। उस वक्त वहां पर वॉशरूम बन रहा था। वहां पर गड्ढा बहुत गहरा हुआ था, जिसमें शायद पानी भी भरा हुआ था। वो तकरीबन 10 फीट तक का था। दोस्तों, ठीक उसी वक्त मेरी भांजी दोपहर में खेलते हुए पता नहीं उसमें कब गिर गई थी। और तो और उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। थोड़ी देर बाद मजदूर ने देखा तो सबको बताया। ये सब देखने के बाद हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। पता चला कि उसकी मौत हो गई है। वो वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। बाकी हुआ ये कि एक दिन मेरे साले की माताजी अपने मायके गई थी और बस हम ही घाट में अकेले थे। उस समय मेरे एग्जाम चल रहे थे। तो ठीक वहीं बगल में एक लड़का मेरे साथ 12th में पढ़ रहा था। मैं अक्सर उसी के घर में जाकर पढ़ता था, यही तकरीबन रात के 12 बजे तक। फिर हम अपने अपने घर चले जाते थे और ठीक 12 बजे तक हम घर वापस आ जाते थे। इसी तरह जब एक दिन माताजी अपने मायके गई थी तो घर एकदम खाली सा हो गया। बाकी आप सबको मैंने बताया है कि उनका घर बहुत बड़ा था। तो ठीक उसी दिन जब मैं पढ़कर आया तो सारे के सारे गेट लॉक थे। उस दिन मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने सारी लाइट ऑफ की और थोड़ा सा फैन चलाया और हल्की स्पीड में फैन चलाया और चुपचाप सो गया। रात के 12:30 हो चुके थे। मैंने जैसे ही आंखें बंद की तब तक मैं होश में ही था। यकीन मानिए, मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, क्योंकि मैंने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुली। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे मेरे सर पर किसी ने हाथ लगाया हो। मैंने नींद में ही कोशिश की कि अपना हाथ पीछे की तरफ करूं कि चाहे जो कोई भी होगा उस पर मेरा हाथ टच तो होगा, लेकिन दोस्तों नहीं हुआ। इसके बाद मैं इतना डर गया कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं हुआ। पर हाँ, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हुआ। मैं तुरंत उठा और लाइट ऑन की। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं इतना डर गया कि मैं बगल वालों के घर जाकर सोया। ये बात मैंने सुबह होते ही सबको बताई। सबने यही कहा कि कोई सपना देखा होगा। सपने वाली बात सुनने के बाद मुझे भी लगा कि शायद यही हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। खैर, 2-4 दिन बीते, सब कुछ ठीक रहा। और तो और मेरी सासू माँ भी घर आ गई। इसके बाद एक दिन मैं छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त रात के 10 बजे थे। न जाने क्यों, पर मेरे साथ फिर से ऐसे ही होने लगा। धीरे धीरे मेरा शरीर बंद होता जा रहा था। लेकिन इस बार मैंने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ी। 5 मिनट के बाद सब कुछ सही हो गया। मुझे डर तो लगा
लेकिन मैंने अपने हाथ में एक लोहे की रॉड रखी। फिर उसके बाद पूरे सुर में हनुमान चालीसा पढ़ी। उस दिन जब मैं सोया तो कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसे ही मैंने नोटिस किया कि ये सब मेरे साथ डेली नहीं होता है, 4 या 5 दिन के गैप लेकर होता है। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। मैं ये बात किसी को बताता तो सब यही बोलते कि सपना देखते होंगे। मेरी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। और जब मेरे साथ ऐसा होने लगा तब मैं सोने से भी डरने लगा था। मैं कितने दिनों तो बिना सोए रहता था, लेकिन मैं कितने दिन तक बिना सोए रह पाता। और तो और ये सब कुछ मेरे साथ बस रात को होता था। ऐसे ही एक दिन मैंने अपने भैया के साले से कहा कि मैं घर जा रहा हूं, पर उन्होंने मुझे एक मौलवी जी को दिखाया। उन्होंने एक बोतल पानी दी और ठीक कुछ लिख कर भी दिया। मुझे उसे पीना था और ठीक शाम को पूरे घर में लोबन जलाना था। दोस्तों, ये करने के बाद 1 हफ्ते सही रहा। फिर एक दिन मैं हॉल में लेटा था। मेरे कुछ ही दूरी पर सासू माँ लेटी थी। उस दिन भी मेरे जागते जागते धीरे धीरे सब कुछ सुन्न हो गया। मैं माता जी को देख पा रहा था और उन्हें बुलाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। पूरा शरीर मानो अकड़ सा गया था। बस फिर क्या था, मैंने मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, जिसके कुछ देर बाद ही मैं ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, पहली बार मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं सही हो रहा था तब मैंने देखा कि कुछ धुएं जैसा निकलकर गेट के बाहर जा रहा था। नहीं मालूम वो क्या था। ये सब होते होते 3 महीने हो गए। दोस्तों, जब ये सब कुछ ज्यादा हो गया तब मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने अपने घर वालों को गुस्से में बोला। तब जाकर घर वाले एक झाड़ फूक करने वाले बाबा को लेकर आए। मेरे भैया ने मुझे एक ताबीज भी दी। तब जाकर मैं वापस अपने भैया के ससुराल में आया। और तो और तब से लेकर अब तक ये सब कुछ बंद हो गया। उनके घर में जब मुझे 2 हफ्ते बीत गए तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि अब सब कुछ सही है। उन दिनों बीच में एक दिन जब मैं परेशान हो गया तब मैं एक मंदिर वाले रूम में सोता था। सोचता था कि यहां पर कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, उस समय वहां पर भी मेरे साथ ये सब हुआ। लेकिन सब कुछ करने के बाद तब जाकर मुझे कहीं यकीन हुआ कि अब मेरे साथ सब कुछ ठीक है। दोस्तों, बाद में मैंने भैया से पूछा कि बाबा ने क्या बताया था। भैया ने कहा कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी ने प्रवेश किया था। और तो और दोस्तों, इसके कुछ दिनों बाद भैया के साले ने अपने घर में महामृत्युंजय का जाप करवाया। वो भी लगभग 1 हफ्ते तक चला। तब जाकर बाद में हमें पता चला कि मेरी एक भतीजी थी जो कि पानी के गड्ढे में गिरी थी। वो ठीक मेरे साले की भतीजी थी। दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। उम्मीद है ये सर के चैनल पर जरूर आएगी। बाकी ये एक सच्चाई है कि मुझे कुछ दिखा तो नहीं, मगर एहसास पूरा हुआ। वैसे मैं शुरू से ही इन सब पर यकीन बहुत कम करता था, लेकिन जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तब जाकर मैं मानने लगा। सच कहूं तो अभी भी मुझे डर तो लगता है, मगर एक हिम्मत भी रहती है। मुझे विश्वास है क्योंकि मैं बजरंगबली का भक्त हूं। मुझे कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमर सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। बात उन दिनों की है जब मैं 10th में पढ़ता था। उस वक्त मेरी रिश्तेदारी में एक आंटी की डेथ हो गई थी। मैं और पिताजी हम दोनों उनके घर पर गए हुए थे। उस वक्त डेड बॉडी को जलाने में रात हो गई थी। हम लोग उस रात आंटी के घर पर रुक गए थे। सब लोग धीरे धीरे सो गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। साथ ही साथ एक अजीब सा डर भी लग रहा था। यकीन कीजिएगा, करीब रात के 2 बजे मुझे ऐसा लगा कि कोई मेन गेट खोलकर अंदर आया है। उस वक्त हमारे रूम का दरवाज़ा धीरे से खुला और जली हुई लाश की स्मेल आने लगी। मैंने जब ध्यान से देखा तो वही आंटी मुझे दरवाजे से देखकर मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वो इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुला रही थी। दोस्तों, ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। मैंने चारों ओर देखा तो सबके सब सो रहे थे। मैंने तुरंत ही पिताजी को उठाया
जो कि मेरे बगल में थे। पिताजी उठ गए, लेकिन जब पिताजी उठे तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। पिताजी ने तुरंत ही सबको उठा दिया, और ठीक जब सब लोग उठ गए तो अचानक बगल में एक बच्चे की तेज की रोने की आवाज आई। ऐसा लगा कि गली से कोई बहुत तेजी से भाग रहा हो। यकीन कीजिएगा, हम सब बहुत डर गए। इसके ठीक अगले ही दिन एक पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है जो कि पूरी नहीं हुई है, इसीलिए शायद वो प्रेत बन गई है। बाद में मोहल्ले वालों ने बताया कि उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते थे, और तो और जिस दिन वो मरी थी उस दिन वो भूखी प्यासी थी। मरने के एक दिन के बाद उनकी लाश उनके घर वालों को उनके एक छोटे से कमरे में मिली। दोस्तों, ये घटना आज भी मेरे जहन में है, जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया हूं। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी अमर सिंह की कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। वैसे अब वक्त हो चला है हमारी आज की आखिरी कहानी का। आइए सुनते हैं। हाय, मेरा नाम रोहित है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। मैंने इससे भी पहले इस चैनल के लिए कहानियां भेजी हैं, और आज ये मेरी दूसरी कहानी है। आपको याद होगा कि मैंने अपने घर वालों को बताया था जो कुछ भी मेरे साथ बीता था। तो ठीक मेरे मामा ने कहा कि मेरे साथ भी एक ऐसी सच्ची कहानी बीती है। क्या तुम इस कहानी को महेश सर को शेयर कर सकते हो? इसी के चलते मैं आपको आगे सुनाता हूं। दोस्तों, ये बात करीब 2013 की है, जब मेरे दोस्त की डेस्टिनेशन वेडिंग थी। वहां पर मेरे सारे पुराने दोस्त आ रहे थे। करीब हम 5 साल के बाद वापस मिल रहे थे। शादी राजस्थान के बैंकेट हॉल में थी। वो बहुत ही सुंदर जगह थी। वो जगह अरेबियन समुद्र से जुड़ी हुई थी। वहां पर महल पहले किसी राजा का हुआ करता था। कहते हैं कि अचानक उस राजा की मौत के बाद उसकी नीलामी में उसे बेच दिया गया, और तो और रात होते ही वो बहुत ही डरावना हो जाता है। लेकिन दिन में वो जगह इतनी सुंदर और मनमोहक है कि वहां से जाने का मन नहीं करता, और तो और वहां के कमरे भी एकदम अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, वहां के बारे में एक अफवाह या चर्चा कह लो। बात यह थी कि वहां पर औरतों का जाना मना है, क्योंकि राजा की मौत हुई थी। कहते कि उनकी बीवी ने उनको खाने में जहर दिया था, जिसके बाद से वो किसी भी औरत को अपने महल में देखना बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन शादी का माहौल था, तो घर की सारी औरतें वहां गई थी, साथ में दुल्हन को तैयार करने के लिए। दोस्तों, असली घटना शादी की एक रात पहले हुई, जब दुल्हन की मां रोते रोते कमरे से बाहर आई। कहने लगी कि मेरी बेटी गायब हो गई है। उन्होंने बताया कि रात को नींद में गिनतियां गिन रही थी। मैंने उससे कहा कि चुपचाप सो जा, इस वक्त गिनने का क्या मतलब है, और वैसे भी तेरी शादी कल ही है और तेरा इंतजार भी खत्म हुआ। ये सब बोलकर मैं सो गई। लेकिन दोस्तों, मेरी नींद आधी रात में खुली। मैंने उससे कहा कि तू अभी तक नहीं सोई, तू लगातार गिनतियां क्यों गिन रही है? पर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा शायद नींद नहीं आ रही होगी। ये बोलकर मैं दोबारा सो गई। लेकिन जब मैं रात को वापस उठी तो मेरी बेटी कमरे के किनारे पर अपना सर दीवार पर मार रही थी। मैंने उसको रोका और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर गई। मैंने उसे सब जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। कहीं ना कहीं यह अफवाह सच हो रही थी। उस रात हमने दुल्हन को बहुत खोजा, लेकिन वो पूरे महल में कहीं नहीं थी। हमने तुरंत ही पुलिस में कंप्लेंट भी की, और सुबह होते होते घर की सभी महिलाएं बीमार हो गई। सबके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उस वक्त वहां एक काम कर रहे बूढ़े बाबा ने कहा कि आप जितना जल्द हो सके ये महल छोड़कर चले जाइए, नहीं तो आपको आगे और भी तकलीफ हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह घटना पहली बार नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें तो ठीक थी, मगर दुल्हन कहीं नहीं मिली। इस बात को आज 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो कभी नहीं मिली। शायद कहीं ना कहीं वहां की एक कही बात सच्ची थी। बाकी दोस्तों, नहीं मालूम इस बात में कितनी सच्चाई होगी।
आप इस कहानी पर यकीन करेंगे या नहीं, नहीं मालूम, नहीं पता, पर यह कहानी इतनी ही थी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद है आपको सभी कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये कहानियाँ ज़रा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।